दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती है, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर है कि भाड़ में गया कानून, आचार संहिता को भी हम देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना के नेता संजय राउत ने इस बार आचार संहिता को लेकर चुनौती दे दी है। एक भाषण में उन्होंने कहा कि भाड़ में गया कानून, आचार संहिता को भी हम देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI की ओर से जारी एक वीडियो के अनुसार 14 अप्रैल को एक भाषण में संजय राउत ने कहा है कि वैसे तो हम कानून मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन चुनाव के दौरान हमारे ऊपर एक दबाव बना रहता है, कहीं आचार संहिता का उल्लंघन न हो जाए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भाड़ में गया कानून, आचार संहिता भी हम देख लेंगे। जो बात हमारे मन में है वो अगर मन में से बाहर नहीं निकले तो घुटन सी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की राहुल गांधी की मां पर अभद्र टिप्पणी पर क्यों चुप है बीजेपी और चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जनसभाओं के दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, पूर्व मुख्यमंत्री और मेनका गांधी पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मंच पर ही गाली देने वाले हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती पर आखिर क्यों इतना रहम किया जा रहा है। बता दें कि रामपुर से बीजेपी को लोकसभा प्रत्याशी जया प्रदा पर आजम खान ने अभद्र टिप्पणी कर दी थी, तो चंद घंटों में उन पर स्थायी पुलिस से लेकर चुनाव आयोग तक का डंडा चल गया। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के एक महिला के खिलाफ इतनी शर्मनाक टिप्पणी करने के बाद भी तो खुद को महिला हितैषी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और न ही चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। मौजूदा हालात से तो यही जाहिर होता है कि यदि विपक्ष का कोई नेता किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सरकार के साथ चुनाव आयोग भी सक्रिय हो जाता है, और जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में इतना समय लग जाता है। बता दें कि यूपी सीएम समेत कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मनाक बयान के बाद लोगों का यही सवाल है कि जब उत्तर प्रदेश में आजम खां के किसी महिला के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के चंद घंटे बाद FIR समेत तमाम कार्रवाई हो सकती है, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जीत को RSS की मदद ले रही है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद लेने का आरोप लगाया और लोगों से अनुरोध किया कि वह कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी दलों के घातक गठबंधन को पराजित करें। इसके अलावा बनर्जी ने RSS पर यह आरोप लगाया कि संघ के लोग पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस पार्टी नेता अभिजीत मुखर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 2018 में नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हिस्सा लेने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि संघ उनके बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत मुखर्जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में एक चुनावी सभा में कहा, भानुमती का पिटारा खोलने के लिए मुझे बाध्य मत कीजिए, नहीं तो प्रदेश में कांग्रेस की समूची योजना का खुलासा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि 5 साल में 25 लाख LIC एजेंट हुए बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर भारतीय जीवन बीमा निगम LIC सहित देश के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU को तबाह करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि मोदी के 5 साल के शासन के दौरान देश के करीब 25 लाख LIC एजेंटों ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि आने वाले समय में LIC अपने पॉलिसी होल्डरों का पैसा
वापस कर पाएगा या नहीं, ये चिंता का विषय बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने संवाददाताओं को बताया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब पूरे देश में लगभग 37 से 40 लाख LIC एजेंट थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में करीब 25 लाख LIC एजेंटों ने काम करना बंद कर दिया, यानी 25 लाख बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार ने PSU कंपनियों को तबाह कर निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने का प्रयास किया है। इसका ज्वलंत उदाहरण LIC है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि EVM पर संदेह दूर करें आयोग। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के सही तरीके से चलने पर लोगों के संदेह को दूर करें और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं। तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा प्रमुख ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 50% EVM में दर्ज वोटों का VVPAT पर्ची से मिलान की विपक्षी दलों की मांग पर क्या आपत्ति है। पहले चरण के मतदान के दौरान सैकड़ों EVM में गड़बड़ी की शिकायतें आने पर विपक्षी दलों ने दिल्ली में बैठक की थी और 50% EVM में दर्ज वोटों का VVPAT पर्ची से मिलान के प्रावधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर किए जाने का फैसला लिया था। इस बैठक में नायडू भी शामिल थे। बैठक के अगले दिन आयोग पर भी निशाना साधने के लिए नायडू ने प्रेस वार्ता बुलाई। वह अपनी इस जिद पर अड़े दिखे कि गड़बड़ी दूर करने के समुचित उपाय किए बगैर EVM का उपयोग न करें। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने इस आशय का झूठा हलफनामा पेश कर शीर्ष अदालत को गुमराह किया है। VVPAT पर्चियों की गिनती में 6 दिन लग जाएंगे। नायडू ने कहा कि EVM को लेकर उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि वह अन्य राज्यों में जाएंगे, वह दूसरी पार्टियों के नेताओं से मिलेंगे और लोगों में जागरूकता लाने के लिए जनसभाएं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि इंटरव्यू में बोले PM मोदी 5 साल पूरी ईमानदारी से काम किया है। राफेल पर राहुल का आरोप निराधार। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले PM मोदी ने आज सरकारी न्यूज चैनल DD न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में विपक्ष और कांग्रेस पर जमकर बरसे। एक तरफ PM मोदी ने किसानों की हालत और देश में गरीबी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ अपने कार्यकाल में किसानों की भलाई के लिए शुरू किए गए किसान सम्मान निधि योजना से लेकर उज्ज्वला योजना की तारीफ की। इतना ही नहीं, PM मोदी कांग्रेस कार्यकाल में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि हमने 5 साल में पूरी निष्ठा से देश के लोगों के लिए काम किया और सरकार पर कोई दाग नहीं लगने दिया। PM मोदी ने राफेल सौदे में कथित घोटाले के विपक्ष के आरोप पर कहा कि राहुल गांधी मुझ पर झूठे आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि वो बिना किसी आधार और तथ्य के मुझ पर ऐसा आरोप लगाएं। इंटरव्यू में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए PM मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाने के लिए बाद सिर्फ 52,000 रुपए कर्ज माफ किया और इतने से महज कुछ लाख किसानों का ही कर्ज माफ हुआ है। PM मोदी ने किसानों के लिए किए जाने वाले काम की रूपरेखा रखते हुए इंटरव्यू में कहा कि हमने योजना बनाई है जिसके तहत 7,50,000 करोड़ रुपए 10 साल में किसानों के खाते में सीधे भेजे जाएंगे। इसका फायदा देश के 5 एकड़ या उसके नीचे तक जमीन रखने वालों को किसानों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही हमारी कोशिश रहेगी कि आगे चलकर इसके तहत देश के सभी किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि खाकी अंडरवियर वाले बयान पर मचा बवाल। जयाप्रदा के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भाजपा उम्मीदवार जयाप्रदा ने सोमवार को कहा कि संवाददाताओं से ये कहा कि मैं अपने खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। उन्होंने जनता से आम चुनाव में श्री खान के पक्ष में कोई वोट न देकर उनके खिलाफ लड़ने का आग्रह किया है। सुश्री जयाप्रदा ने कहा है कि यदि आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो मैं आपसे आजम खान के खिलाफ लड़ने का आग्रह कर रही हूँ। जब आप 23 अप्रैल को मतदान करेंगे तो उन्हें कोई वोट नहीं मिलना चाहिए।
चाहिए। इस बीच रामपुर जिले के अधिकारियों ने श्री खां के खिलाफ रविवार देर रात शाहबाद पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 509 और आरपी अधिनियम की धारा 125 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। श्री खां के खाकी अंडरवियर वाले बयान पर जया प्रदा ने कहा है कि मैंने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया है कि वो ऐसा कह रहे हैं। हालांकि श्री आजम खान ने जया प्रदा के खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल से सुप्रीम कोर्ट का जवाब तलब। जी दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में दिए गए एक विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अदालत की अवमानना याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सोमवार को जवाब तलब किया गया है। सुश्री लेखी ने श्री गांधी के उस बयान को लेकर अवमानना याचिका दायर की है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। सुश्री लेखी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियां खारिज किए जाने के बाद यह टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चौकीदार चोर है। न्यायमूर्ति गोगोई ने याचिका पर विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने किसी भी मौके पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जैसा श्री गांधी दावा कर रहे हैं। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अभिनेता रवि किशन गोरखपुर से भाजपा के हैं प्रत्याशी। जी दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश की 7 संसदीय सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनमें भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन का भी नाम है जो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने संत कबीर नगर के मौजूदा सांसद शरद त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया है। उन्होंने एक आधिकारिक बैठक में भाजपा के विधायक राघेल बघेल को जूते से पीटा था। पार्टी ने संत कबीर नगर से उनकी जगह प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। प्रवीण निषाद गोरखपुर से समाजवादी पार्टी सपा के सांसद हैं। उन्होंने हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि योगी के मंत्री बोले रात 3 बजे से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिले सीएम योगी। जी दोस्तों, पिछले काफी समय से उठापटक की राजनीति करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री तथा सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रथम चरण के चुनाव बाद आज आखिरकार बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री बलिया में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक के बाद अकेले ही 25 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से अलग होने का फैसला करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव को अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। कैबिनेट मंत्री व सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हुए पूर्वांचल के 25 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि विधायक को जूता मारने वाले सांसद का टिकट कटा। भोजपुरी स्टार रवि किशन को गोरखपुर से टिकट मिला। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 7 प्रत्याशियों की घोषणा की है। जूता कांड के बाद चर्चा में आए संत कबीर नगर के सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। इनकी जगह गोरखपुर के सांसद प्रवीण निषाद को टिकट दिया है। वहीं गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है। गोरखपुर सीट पर प्रत्याशी को लेकर भाजपा कई दिनों से मंथन कर रही थी। इसके साथ ही कई कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि आज बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी करके सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 7 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता, अंबेडकर नगर से मुकुट बिहारी, संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद, गोरखपुर से रवि किशन, देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी, जौनपुर से केपी सिंह और भदोही से रमेश बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद कर रहे हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।